तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैक बोर्ड का सेकेंड टर्म का जो एग्ज़ाम है वो जल्दी होने वाला है और इसके रिगार्डिंग आप लोग का मॉडल सेट जारी किया गया है। और मैं आप लोग का आज 10th क्लास का सेट 1 लेकर आया हूँ जो कि मैथमेटिक्स का होने वाला है। और इसमें आप लोग को पूरा डिटेल सॉल्यूशन कराऊंगा, किस तरह आप लोग को एग्ज़ाम में लिखना है वो भी बताऊँगा ताकि आप लोग को अच्छा मार्क्स आ सके। इसमें फुल मार्क्स आप लोग को 40 मार्क्स का है और टाइम आप लोग को 1.5 घंटा दिया जाएगा। इसका आप लोग पढ़ लीजिए। जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप लोग का टोटल 19 क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें मतलब शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। और इसमें से 5 प्रश्न के उत्तर देना है आप लोग को, ठीक है। और हर क्वेश्चन का है 2 मार्क्स है, तो आप लोग को थोड़ा इसमें थोड़ा सा करना है कैलकुलेशन, क्योंकि शॉर्ट टाइप का आंसर है। उसी तरह यहाँ पर प्रश्न 8 से 14 तक लघु उत्तरीय है और इनमें से भी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और सबका 3 मार्क्स है। उसके बाद 15 से 19 तक जो है वो दीर्घ उत्तरीय है और इसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। तो आप लोग देख लीजिए कितना मार्क्स कौन सा क्वेश्चन है उस और कितना बनाना है वो भी देख लीजिएगा। एक्स्ट्रा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देते हैं, आप लोग को डिटेल सॉल्यूशन दूंगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोग का मॉडल सेट से ही क्वेश्चन आएगा और बाकी सब्जेक्ट का भी धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। तो ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, बिंदुओं -5,7 तथा -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे ना, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो वही लगाना, ठीक है। -5,7 है और -1,3 है, ठीक है। तो मान लीजिए ए पॉइंट है -5,7, ठीक है, और बी पॉइंट है आपका -1,3। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो हम x2 इसको माने, ठीक ना, ये हुआ x2, ये हुआ y2, ये हुआ x1, ये हुआ y1, ठीक है। उसी तरह आप लोग करना है x2 - x1। तो क्या होगा, x2 क्या है -1, फिर माइनस ऑफ -5 पहले से, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या है, 3 है। आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। y2 क्या है, 3 है और y1 क्या है, तो y2 माइनस करना है y1, तो कितना हो जाएगा -3, तो -4, तो -4 का स्क्वायर हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 16। तो यहाँ से आप लोग को क्या निकल के आएगा, ये देखिए -1 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो +5, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और ये भी 16, तो कितना हो गया 32 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4√2 आंसर आएगा, ठीक है। तो पहला का आंसर जो है वो 4√2 आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, sin a का वैल्यू दिया हुआ 3/4 cos a और tan a का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अच्छा से आप लोग को बताता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है sin a इक्वल टू क्या दिया हुआ 3/4। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/h होता है। यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं p = 3 और h = 4। और b निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस, h² - p² करेंगे तो कितना होगा, h² कितना होगा 16 - 9, तो ये कितना हो जाएगा b का वैल्यू √7, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है cos a का वैल्यू। तो cos a क्या हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है b/h और b कितना है √7 निकालें तो √7 / h कितना है 4 है और tan a का वैल्यू पूछ रहा था। तो tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा p/b होता है, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है p/b, तो p कितना है 3 और b कितना निकाले √7, तो √7। यही दोनों का वैल्यू पूछ रहा था, cos a का वैल्यू √7/4 एंड tan a का वैल्यू 3/√7। आप लोग को इसी तरह बनाना है, पहले लिख लीजिए कि दिया है sin a = 3/4, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं p = 3 एंड h = 4। उसके बाद b का फॉर्मूला लगाएगा √h² - p², यहाँ से b का वैल्यू निकलेगा √7। उसके बाद cos a का वैल्यू क्या होता है, यहाँ और एक स्टेप लिख लीजिए, cos a का वैल्यू क्या होता है b/h, तो b कितना है √7 और h कितना है 4। उसी प्रकार tan a का वैल्यू कितना है p/b, तो p कितना है 3 एंड b कितना है √7, जो कि यहाँ फाइंड किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। इसमें मतलब सबका वैल्यू याद रखना होगा तभी इसका वैल्यू फाइंड किया जा सकता है।
तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। एंड sin 60 का कितना होता है वो भी √3/2 है। तो इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो पहले 2 tan 45 है तो 2 इंटू टेन स्क्वायर 45 है। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस करना है cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू कितना होता है cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है और उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। हम स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। फिर है माइनस sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है और इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 3/4। तो ये भी हो गया 3/4। 3/4 कैंसिल हो जाएगा यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 2। इसका आंसर 2 फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर में है जिसमें प्रूव करना आप लोग को सिद्ध करना है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देखिए इसका प्रूव करने का एक सीधा सा है फॉर्मूला, आप लोग ये पढ़े होंगे, ठीक है ना। सॉरी अभी बताता हूँ, आप लोग ये पढ़े होंगे, ये तो पढ़े हैं ना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये क्या पढ़े साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा पढ़े हैं और cos थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये पढ़े हैं। तो इसी फार्मूला पर आप लोग को ये बनाना है, ठीक है। तो जैसे मैं बनाता हूँ cos 38 को क्या लिख सकते हैं, जो लिख सकते हैं वहाँ लिख लीजिएगा। cos 38 को यहाँ लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसलिए cos 38 को क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री ये लिख सकते हैं ना। 52 डिग्री नहीं, साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री ये लिख सकते हैं क्योंकि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 माइनस 38 क्या हो जाएगा इक्वल टू साइन 52 डिग्री। तो यहाँ पर cos 38 डिग्री का जगह क्या लिख सकते हैं साइन 52 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग बता दिए कि cos 38 डिग्री की जगह लिख सकते हैं साइन 52 डिग्री। आप लोग एक स्टेप लिख लीजिएगा cos 38 डिग्री इक्वल टू साइन लिख लीजिएगा साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। उसी प्रकार इसको भी लिख लीजिएगा cos 52 डिग्री को क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इसको लिख सकते हैं ना। तो साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री क्या हो जाएगा 90 माइनस 52 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये आप लोग का हो जाएगा साइन 38 डिग्री। तो यानी कि हम लोग क्या मिल गया देखिए cos 38 का वैल्यू मिल गया साइन 52 डिग्री एंड cos 52 डिग्री का वैल्यू मिल गया साइन 38 डिग्री। और यहाँ भी देखिए वही लिखा है साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री और यहाँ भी है साइन 38 डिग्री एंड साइन 52 डिग्री। तो दोनों को माइनस करना, तो माइनस करेंगे तो 0 होगा, ये प्रूफ हो गया। बस इतना ही करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्त बेलन का आयतन। तो वृत्त का आयतन क्या होता है वृत्त का आयतन क्या होता है वृत्त का आयतन होता है πr²h, ठीक है। तो पाई का वैल्यू लिख लीजिए 22/7 और त्रिज्या आप लोग कितना दिया हुआ 7 का स्क्वायर करना 7 × 7 और ऊंचाई कितना दिया हो 5, ठीक है। तो 7 कट गया, इसको यदि आप लोग गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 और यहाँ 5 से फिर इंटू करना है इसको 5 24 25 और 2 25 2 27 5 7 यानी कि आप लोग का 770 हो जाएगा, मतलब 770 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 770। और आप लोग ये यूनिट भी याद रखिएगा, मतलब यूनिट भी आप लोग लिख लीजिएगा, तभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स कैसे देखें, यूनिट नहीं लिखेंगे तो 770 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का क्या होता है यूनिट क्यूब होता है, तो क्यूब में होता है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोल रहा माध्य माध्यक तथा बहुलक के बीच संबंध, मतलब माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच एक संबंध होता है, उसको आप लोग को लिखना है। तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं क्या थ्री माध्यिका इक्वल टू बहुलक 2 नंबर मिल जाएगा इतना लिखने से, बहुलक प्लस 2 माध्य। तो ये होता है, ठीक है, लिख लीजिए 3 माध्यिका इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, ये होता है फॉर्मूला उसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, एक पासा को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो वो नेक्स्ट पेज में एक पासा को फेंका जा रहा है उसमें, उसके बाद क्या क्या निकालने बोल रहा है ये देखिए।
एक विषम संख्या, एक सम संख्या, ठीक है। तो एक पासा में आप लोग क्या क्या देखे हैं कि क्या क्या नंबर होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है एंड 6 होता है, ठीक है। तो आप लोग प्रायिकता लिखने के क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि जो अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाई क्या होता है, कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ विषम संख्या बोल रहा है तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या लिखना है ऊपर में। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, एक आंसर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या, पहले लिख लीजिएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल, ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, आप लोग बता देते हैं कैसे लिखना आप लोग को, तभी मार्क्स मिलेगा। लिख लीजिएगा पहले प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाई कुल परिणामों की संख्या। और यहाँ अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, विषम संख्या। विषम संख्या कितना कितना नंबर है, देखिए एक हो गया, 1 हो गया विषम संख्या, एक 3 हो गया, एक 6 हो गया, 5 हो गया, 6 नहीं, 6 गलती से बोला गया, एक 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया। तो टोटल विषम संख्या कितना है, कुल विषम संख्या की संख्या कितना है, 1 2 3। तो हो जाएगा कितना, अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल परिणामों की संख्या कितना है, 6 है। तो कुल परिणामों की संख्या 6 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आप लोग का, 1/2, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार सम संख्या, सम संख्या कितना, उसी प्रकार लिख लीजिएगा प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल परिणामों की संख्या। उसके बाद लिखिएगा अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, देखिए 2 है, 4 है, 6 है, इसमें भी 3 है, और कुल परिणामों की संख्या कितना है, 6 है। तो इसको काटेंगे तो कितना होगा, 1/2, इसका भी 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 1/2 आंसर होगा, इसका भी 1/2 आंसर होगा। आप लोग बताइएगा इस तरह आप लोग अच्छा समझ में आ रहा है, या फिर हम कॉपी में भी आप लोग हैंड रिटन भी करवा सकते हैं। तो आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा मैं करवा दूंगा, ओके। यदि ऐसा आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मैं आप लोग को हैंड रिटन भी करवा सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए उसमें 7 क्वेश्चन था, उसमें से 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना था, सब मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे चाहिए जगह, क्या है पॉइंट, 5, -6 और -1, -4, ठीक है, 5, -6। तो देखिए एक पॉइंट है, मान लीजिए ए 5, -6, ठीक है, और एक पॉइंट है मान लीजिए बी, कितना था, बी पॉइंट आप लोग का है, बी पॉइंट आप लोग का है -1, -4, -1, -4 आप लोग का बी पॉइंट है, बी का है -1, -4। तो इसको बोल रहा है कि इस रेखाखंड को वाई एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए सी है और इसको ये मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसी पॉइंट पर ये विभाजित करता है। तो मान लीजिए k:1 के रेशियो में विभाजित करता है, k अनुपात 1 में विभाजित करता है। आप लोग लिख लीजिएगा, माना कि ए इसका कोऑर्डिनेट है, बी इसका कोऑर्डिनेट है, एंड लिख लीजिएगा वाई एक्सिस ए बी रेखा को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है। तो अब देखिए वाई एक्सिस विभाजित करता है मतलब कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट को वाई लिख लीजिए, ठीक है। तो अब आप लोग लिख लीजिएगा जो मतलब आप लोग पढ़े होंगे, इसको कैसे लिखते हैं, ये देखिए ये x1 हो गया, इसको 0 इक्वल टू x1 या x जो भी लिखे, 0 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, k-1 तो -k प्लस ये क्या होगा +5, k-k+5। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं दोनों m1 + m2 लिखते हैं ना, m1 x1 + m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 + m2 वही कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k+1। तो देखिए k+1 इधर ले जाइएगा तो वो तो पूरा 0 हो गया, यानी क्या हो गया, या -k+5 इक्वल टू 0। यहाँ से k इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इक्वल टू 5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो k इक्वल टू 5 हो जाएगा इसका आंसर। बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट जो आप लोग का सेट होगा उसमें हैंड रिटन दिलवा दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा k इक्वल टू 5, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 5,2 और 4,7 और 7,-4 है। तो इसमें तो थोड़ा आपको लंबा जाएगा। पहले मैं आप लोग को बताता हूँ त्रिभुज के क्षेत्रफल याद कैसे किया जाता है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, तब तो बना ही लीजिएगा, हम आप लोग कैलकुलेशन तो कर ही लीजिएगा। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 क्या पर हैं y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 ये पढ़े हैं। तो ये आप लोग को याद रखना होगा तभी बन जाएगा। तीनों
आप लोग कोऑर्डिनेट दिया हुआ वहाँ लिख लीजिएगा x1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y2 x2 x3 सब लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा और आंसर आप लोग को आ जाएगा। इसका आप लोग आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। और मैं आप लोग को इसका याद रखने का ट्रिक बता देता हूँ। इसका याद रखने का ट्रिक है 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 आप लोग याद रखिए, ये फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मॉड लगाना है। मॉड मतलब ये जो भी आंसर आएगा ना उसको पॉजिटिव करना है। आप लोग मॉड नहीं जानते होंगे। जो भी आंसर इसका आएगा यदि माइनस में आएगा तो उसको पॉजिटिव करना। मैंने इसको कैलकुलेशन किया, आंसर -2 आता है तो -2 नहीं लिखना, आप लोग को +2 लास्ट में लिखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो इसको याद रखने ट्रिक बता रहा था 1 2 3। तो पहले देखिए, पहले ऐसे ही लिखना 1 2 3 1 2 3, देखिए 1 2 3 है ना, 1 2 3। उसके बाद देखिए 1 से शुरू किए, मतलब 1 से शुरू किए तब ना 1 2 3 हुआ। उसके बाद फिर प्लस कीजिएगा, अब 2 से शुरू कीजिएगा तो 2, उसके बाद क्या है 3 3 3 के बाद क्या है 1 1 2 3 1। उसके बाद फिर प्लस कीजिएगा, अब 2 से शुरू कीजिए, 2 से शुरू किए, अब 3 से शुरू कीजिए तो 3 से शुरू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3। उसके बाद फिर इधर से घूम जाइए 1 2, देखिए उसी तरह है ना 1 2 3 1 2 3। उसके बाद 2 3 1 2 3 1। उसके बाद 3 1 2 3 1 2, बस इतना याद रखिएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। और वहाँ सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 सब दिया हुआ, वहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा, आप लोग का आंसर -2 आएगा। लेकिन लास्ट में आप लोग को लिखना है क्या है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए इसका आंसर 2 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बोला जा रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये दिया हुआ है। देखिए क्या कहा जा रहा है, मैं आप लोग को इसका डायग्राम बना देता हूँ। एक मीनार है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई हम लोग ज्ञात करना, मान लीजिए ऊंचाई h है, ठीक। और इसका पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु है, इससे 15 मीटर दूर, ये 15 मीटर दूर गए स्थित बिंदु के मीनार के शिखर, ये मीनार का शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो उन्नयन कोण होता है। ये कितना दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ। तो हम लोग का h निकालना है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो h कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग सिंपली लगा दीजिए tan 60 डिग्री। tan थीटा क्या होता है p/b, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा pa हो गया, ba हो गया इसके लिए, तो h/15। तो h इक्वल टू क्या हो गया 15, और यहाँ इंटू हो गया tan 60। tan 60 की वैल्यू कितना होता है √3, यानी कि h इक्वल टू 15√3 मीटर आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर ये 15√3 मीटर आंसर हो जाएगा। और आप लोग ऐसे ही मत लिखिएगा, मैं तो यहाँ आप लोग को समझा दे रहा हूँ। आप लोग पहले डायग्राम बना लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि माना कि मीनार की ऊंचाई x बोल रहे h, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। उसके बाद लिखिएगा कि tan 60 डिग्री इक्वल टू h/15। उसके बाद लिखिएगा h इक्वल टू 15 इंटू tan 60 डिग्री। उसके बाद tan 60 का वैल्यू √3 पुट कीजिएगा, उसके बाद आप लोग को फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है tan a इक्वल टू क्वाड b, तो सिद्ध कीजिएगा a + b 90 डिग्री। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है क्वाड थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्वाड थीटा, और क्वाड 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो इसमें tan a इक्वल टू क्वाड b दिया हुआ है, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं tan a इक्वल टू tan क्वाड b दिया हुआ है, tan a इक्वल टू क्वाड b। तो इसको लिखा जा सकता है tan a इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस b। tan 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा क्वाड थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस b इक्वल टू क्वाड b ही हो जाएगा। अब देखिए दोनों साइड tan और tan है, और एंगल जो भी है तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। tan a इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस b, यानी कि a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b को इस साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा a + b इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करना था कि a + b जो है वो 90 डिग्री होगा। तो ये हो गया प्रूफ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा जा रहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। तो इसका मैं आंसर आप लोग कॉपी में दे दूंगा, या फिर आप लोग खुद से इसको कर लीजिएगा। एक रेखा खींचना है स्केल से नाप कर,
7.6 सेंटीमीटर का होना चाहिए और इसको 5:8 5:8 में विभाजित करना है। ठीक है, तो इसको आप लोग खींच लीजिएगा। 13 का आंसर 13 का बता दे रहा हूँ। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, मतलब इसमें भी खींचना है जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो। तो देखिए इसको कैसे करना है। एक वृत्त खींचना है 5 सेंटीमीटर का ना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, हाँ 5 सेंटीमीटर जो 60 डिग्री के स्पर्श पर ये है। तो क्या कीजिएगा इसको, देखिए मैं बताता हूँ। 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त 5 नाप कर लीजिएगा। 5 सेंटीमीटर वाला वृत्त जो है वो प्रकार से आप लोग को कर लीजिएगा, उसका नाप कर वृत्त बना लीजिएगा। उसके बाद 2 स्पर्श रेखा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और इसमें 2 स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श खींचना है। ऐसा खींचना है कि ये 60 डिग्री बनेगा। तो 60 डिग्री कैसे बनेगा, या तो आप लोग ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये केंद्र हो जाएगा। केंद्र से एक रेखा सीधा खींच लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ से आप लोग या तो कर सकते हैं उसको 60 डिग्री पर बना सकते हैं, यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से बनाएंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट बनाएंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि आप लोग को सिंपली करना क्या है, यदि आप लोग को नहीं होगा तो मुझे कमेंट में बताइए कि मैं इसका अच्छा से कर दूंगा कॉपी में बनाकर। यहाँ समझाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा, बाकी नेक्स्ट सेट जो होगा सेट 2 से वो कॉपी ही आप लोग बताऊँगा। तो ये आप लोग को यदि नहीं होगा तो कमेंट में बताइए कि मैं आप लोग को अच्छा से उसका बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा जा रहा है एक थैले में एक लाल, 5 काली और 3 नीली गेंद है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जगह भी तो नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक लाल गेंद है, एक रेड गेंद है और 5 काली है, 5 ब्लैक है और 3 नीली है, यानी 3 ब्लू है। नीला को एन कर देते, ठीक है। 3 ब्लू है। निशा बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद काली है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा काली है। देखिए यहाँ पर जो बोला जा रहा ना, अनुकूल परिणामों की संख्या पहले लिख लीजिएगा, प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल परिणामों की संख्या। उसके बाद काली होने की अनुकूल परिणामों की संख्या कितना, देखिए काली बॉल कितना है, काली गेंद कितनी है, 5 काली गेंद है। तो 5 ऊपर में लिख लीजिएगा, इसका शॉर्टकट बता दे तो 5 ऊपर में लिख लीजिएगा, टोटल गिन कर नीचे लिख लीजिएगा। टोटल कितना है 3 5 8 8 1 9, तो 5/9 हो जाएगा इसका आंसर। उसी प्रकार बी का आंसर क्या हो जाएगा, बी का आंसर हो जाएगा, देखिए लाल बोल रहा है तो लाल कितना है 1 और टोटल कितना है 9, तो 1/9 हो जाएगा। तो आप लोग पहले लिख लीजिएगा प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाई कुल परिणामों की संख्या, उसके बाद लिखिएगा ये, ठीक है। सी में क्या बोल जा रहा है, नीली कितना 3 और टोटल कितना है 9, तो 3/9 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ से मैं आप लोगों को कॉपी में बना के दिखा देता हूँ। ये सेक्शन सी जो है वो आप लोगों को 5 नंबर वाला है, तो ये आप लोगों को कॉपी में बनाकर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को ऐसे ही बना दिया, अब कॉपी में बनाकर आप लोग को दिखाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है, फिर 16 17 18 19 5 क्वेश्चन और बना के दिखाता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है 5 मार्क्स का है। तो अच्छा से इसको लिखना होगा। 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर का हम लोग को ऊंचाई ज्ञात करना है, जिसमें आप लोग का 7 मीटर, इस तरह आप लोग बनाना, 7 मीटर एक भवन है। और देखिए मैं बता देता हूँ इसको कैसे बनाना है। देखिए ये मैंने कॉपी में आप लोग के लिए बना दिया है कि एक भवन है जिसका कितना ऊंचाई है 7 मीटर। तो देखिए यहाँ पर 7 मीटर ये ऊंचाई का ये भी जो है वो भवन की ऊंचाई है। कि शिखर से एक केबल टावर, ये केबल टावर, ये जो सीडी है ये केबल टावर है। कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए शिखर का, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कितना है, देखिए ये 60 डिग्री बन रहा ना, तो यही 60 डिग्री दिया हुआ। और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके पाद मतलब क्या, शिखर के केबल टावर के जो पाद है उसका अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। देखिए यहाँ 45 डिग्री दिया हुआ है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि हम लोग का CD का वैल्यू ज्ञात करना। तो आप लोग इस तरह फिगर बना लीजिएगा। देखिए मैं बता देता हूँ, आप लोग फिगर इस तरह बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने जैसा लिखा है उसी तरह आप लोग लिखना, तभी आप लोगों को 5 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि 5 मार्क्स का है तो एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। आप लोग को इस तरह लिखना होगा, माना कि AB भवन है, ये जो AB है वो भवन है, CD केबल टावर, इतना लिखना है। उसके बाद फिर लिखना आप लोग क्या है कि भवन AB की ऊंचाई 7 मीटर, जो दिया हुआ वो भी आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। भवन AB की ऊंचाई 7 मीटर,
माना कि केबल टावर CD की ऊंचाई h मीटर, मान देखिए यहाँ पर हम लोग मान लिए हैं ना, इसी तरह आप लोग को लिखना है ताकि आप लोग को फुल मार्क्स मिले। ये h मीटर है जो केबल टावर की ऊंचाई, और CD इक्वल टू एच, मतलब यहाँ नाम दे दिए हम, CD इक्वल टू एच है, और ED इक्वल टू CD माइनस EC। ED जो यहाँ पर E पॉइंट दे दिए हैं ED, तो ED का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा ये h है और ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा h माइनस 7। तो वही लिखा हुआ है कि ED इक्वल टू CD माइनस EC इक्वल टू h माइनस 7। अब देखिए दिया क्या है कि जो जो एंगल दिया वो एंगल यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री लगा दिए, समकोण त्रिभुज ABC यहाँ पर, क्योंकि ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपन बेस हो जाएगा tan 45 डिग्री का, तो tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 7 अपन बेस हो जाएगा इसका, यहाँ पर बेस कुछ मान लीजिएगा B या कुछ भी, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा देखिए, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया AB बाई BC, डायरेक्ट BC ही कर लिए, और BC इक्वल टू 7 मीटर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग इस तरह आप लोग समझ सकते हैं। देखिए उसके बाद फिर समकोण त्रिभुज AED में लगाए हैं, और उसमें से हम लोग AE इक्वल टू BC दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं AE इक्वल टू BC होगा, दिया नहीं है, देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं AE इक्वल टू BC होगा। उसके बाद 10 उसमें 60 डिग्री लगा दिए हैं, देखिए यहाँ पर आप लोग चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं, 10 60 डिग्री यहाँ से लगा दिए हैं, तो BC का वैल्यू, तो AE का जो वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है यहाँ BC कर दिए, क्योंकि AE इक्वल टू BC होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जो DE का वैल्यू है वो निकल, यहाँ पे अब लिख दिए tan 60 डिग्री का √3, और जो ऊपर में था DE का वैल्यू जो जो दिया हुआ वो लिख दिए। उसके बाद हम लोग को फाइनली मिल गया h इक्वल टू इतना, मतलब कि हम लोग को ऊंचाई निकल गया यहाँ से, टावर की ऊंचाई क्या हो गया h माने थे ना, वही h ऊंचाई क्या हो गया 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16। एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण त्रिज्या 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। देखिए मैं इसको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आप लोग यदि बना सकते हो ठीक है, अदरवाइज अभी आप लोग का सॉल्यूशन दिखा दूंगा। एक शंकु है, ठीक है, एक शंकु है इस तरह से, और इसका जो है त्रिज्या दिया हुआ, ये त्रिज्या जो है ये दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, और जो है उसी त्रिज्या वाले, मतलब यही सेम त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये एक अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या भी इतना ही है 3.5 है, और ये संपूर्ण इसका जो ऊंचाई है, कुल ऊंचाई की जो संपूर्ण ऊंचाई का वैल्यू जो दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैं इसका हिंट दे दे आप लोग कैसे बनाना है। संपूर्ण ऊंचाई दे दिया हुआ और ये तो 3.5 सेंटीमीटर है, तो आप लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 15.5 में 3.5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आप लोग का जो निकल के आ जाएगा शंकु का ऊंचाई जो होगा वो आप लोग का 3.5 इसमें घटा दीजिएगा तो ये 12 सेंटीमीटर निकल जाएगा शंकु का ऊंचाई। शंकु का ऊंचाई निकल जाएगा, उसके बाद शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई वो भी निकल जाएगा। तिर्यक ऊंचाई L इक्वल टू कितना होता है √h² प्लस r² जो दिया हुआ है L निकल जाएगा। उसके बाद आप लोग को निकालना है खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, शंकु का क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या लिखा रहेगा πrl, और अर्धगोला का क्षेत्रफल 2πr², और सब तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से L निकाल लिए ना, L निकालना था L निकाल लिए। तो मैं आप लोग को अब सोल्यूशन दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ इसी प्रकार मैंने बताया कि आप लोग का एक शंकु है और इसका हम लोग अभी निकाले कि 12 सेंटीमीटर इसका हाइट होगा, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई होगा यहाँ शंकु का ऊंचाई, और त्रिज्या दिया हुआ दोनों का इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखिए क्या अर्धगोले की त्रिज्या इक्वल टू शंकु की त्रिज्या ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई हम लोग निकाल लिए 12 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई हम लोग निकाल सकते हैं √h² प्लस r²। तो हम लोग को निकल के आएगा 12.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सब दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर L निकल जाएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो आप लोग खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² एंड शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। यहाँ से πr कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2r प्लस l, और अब वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू कितना था 3.5, और
2r का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3.5 और l का वैल्यू जो निकाले हैं 12.5। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, यहाँ से काटिएगा तो कितना होगा 11 हो जाएगा। यहाँ से इसको 3.5 को इस तरह लिख सकते हैं 22/7, 3.5 को लिख सकते हैं 35/10, ठीक है। 7×5 = 35, इस तरह काटिएगा। यहाँ से 5 दूनी 10 और यहाँ से 11, वही 11 यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद ये 3.5 इंटू 2 हो जाएगा 7 और ये 12.5 कितना हो जाएगा 12.5, दोनों के ऐड कीजिएगा तो 19.5 हो जाएगा। फिर 11 इंटू 19.5 कीजिएगा तो आप लोग का 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह जो दिया हुआ वो आप लोग सिर्फ पुट कीजिए और आ जाएगा। यहाँ से सिंपली हम लोग को एल निकालना था, एल का वैल्यू निकल गया, यानी कि आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसका क्षेत्रफल लगा दीजिए, इसका क्षेत्रफल लगा दीजिए, उसके बाद ऐड कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, उसी प्रकार से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन की उसी तरह से ये भी है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, ठीक है। तो एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, मतलब इस तरह आप लोग को दिया हुआ, ठीक है। और जैसा पिछले क्वेश्चन में लिखे ना उसी तरह आप लोग को दिया है, जो दिया हुआ वो लिखना है। जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 होगा, ठीक है। दोनों 1-1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर। देखिए शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है। यहाँ पर क्या बोला है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। शंकु के आकार का 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है तथा शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, तो त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पर दोनों का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगा, वो तो समझ गए ना। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, मतलब शंकु का भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और अर्धगोले का भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो आयतन ज्ञात करना पाई के टर्म में, तो दोनों का आयतन ऐड कर दीजिए। शंकु का आयतन जो दिया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे बताया उसी तरह आप लोग लिख लीजिएगा। दिया है शंकु का त्रिज्या इक्वल टू अर्धगोले का त्रिज्या इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखिएगा कि शंकु का जो ऊंचाई है इक्वल टू शंकु की त्रिज्या इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखिएगा ठोस का आयतन लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा ठोस का आयतन इक्वल टू शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए आर मैंने दोनों आर ही क्यों लिखा, कि स्मॉल आर ही क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का आर इक्वल है 1 सेंटीमीटर है, इसलिए मैंने लिखा, ठीक है। यहाँ से अब कैलकुलेट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा। पहले तो 1/3 पाई आर कॉमन ले लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा एच और यहाँ पर क्या बचेगा 2r, ठीक है। अब पुट कर दीजिए आर का वैल्यू 1 और एच का वैल्यू 1, तो 1/3 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू एच का वैल्यू 1 और 2 इंटू 1 यानी 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ से अब क्या हो जाएगा, यहाँ से अब देखिए आंसर क्या हो जाएगा। ये तो 3 हो गया, तो और 3 यहाँ पर है नीचे में, तो 3 कैंसिल कर दीजिए, यानी कि पाई इसका आंसर आ जाएगा। आंसर इसका जो है वो पाई हो जाएगा। सिंपल पाई के टर्म में बोल रहा है आंसर देना, तो पाई ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर फाइनल पाई हो जाएगा। चलिए और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है निम्न आंकड़ों के माध्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने इसका माध्य ज्ञात कर लिया है, आप लोग को दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग का हल है, जिसमें आप लोग को वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ। तो वर्ग अंतराल इस तरह आप लोग को लिखना है, इसी तरह देखिए वर्ग अंतराल का कॉलम बना लिए, फिर बारंबारता का कॉलम बनाना है, फिर वर्ग चिन्ह का कॉलम बनाना, फिर FI मतलब बारंबारता को FI बोलते हैं, वर्ग चिन्ह को XI, दोनों को इंटू कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद जो आएगा योग यहाँ पर सिग्मा FI, मतलब कि ये सबको ऐड करना है जो यहाँ पर आएगा। उसके बाद ये दोनों को इंटू करेंगे तो यहाँ पर आएगा। उसके बाद ये सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल जो दिया हुआ वो लिखें, ठीक। उसके बाद बारंबारता भी ये दिया हुआ है। वर्ग चिन्ह कैलकुलेट करना, वर्ग चिन्ह कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, ये दोनों का ऐड कर दीजिए, उसका 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर जो आएगा वही वर्ग चिन्ह होगा। जैसे देखिए 10 + 0 कितना होगा, 10 भागा 2 कीजिएगा तो कितना होगा 5, और 10 + 20 कितना हो जाएगा 30, 30 भागा 2 कितना हो जाएगा 15,
उसी प्रकार करना है। 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 25 हो जाएगा। 20 + 30 कितना हो, 50, 50/2 25। उस तरह आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद ये दोनों को इंटू कीजिएगा, तो 5 × 5 25 हो गया। 8 और इसको गुना कीजिए 120 हो गया। 8 × 40, 8 के 8 4 12, फिर इसको गुना कीजिएगा, सबको गुना कीजिएगा। उसके बाद यहाँ सबको ऐड कर दीजिएगा। तो ये सिग्मा FI XI यहाँ से निकल गया और सिग्मा FI यहाँ से निकल गया। उसके बाद माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग लिख लीजिए। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य को एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। बहुत तरीका से माध्य निकाला जाता है, मैंने सिंपल फॉर्मूला से निकाला है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। बहुत सारा विधि होता है माध्य, 3 विधि होता है, तो यहाँ पर कोई ऐसा लिखा नहीं कि आप लोग उस विधि से ज्ञात कीजिए, तो कोई भी विधि से आप लोग निकाल सकते हैं। तो सिग्मा FI XI का वैल्यू 1190 है जैसा कि निकाले हैं, और सिग्मा FI का 40 है, उसको कैलकुलेट कीजिएगा। 29.75 आंसर हुए। 75 नहीं बोला जाता, पॉइंट के बाद रहता है ना, तो उसको एक एक करके पढ़ा जाता है। 75 होगा, 75 नहीं, ठीक है। 29.75 इसका आंसर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग को देख लेते हैं। इसमें हम लोग को निकालना है क्या है, इसमें माध्यिका निकालना है। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ, इसी प्रकार देखिए मैंने जैसा कॉलम बनाया उसी तरह आप लोगों को कॉलम बनाना है। उसके बाद कैलकुलेट करना है। बारंबारता भी दिया हुआ है। संचयी बारंबारता यहाँ निकालने का रहता है। संचयी बारंबारता क्या होता है पता है आप लोग को? संचयी बारंबारता देखिए निकालने के लिए आप लोगों को सिखा देता हूँ यदि नहीं जानते होंगे तो। बारंबारता जो दिया हुआ ना, यहाँ पर 2 आया, उसके बाद इस पहला जो है उसी को यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि ये जहाँ जो आएगा उसको इससे ऐड कर दीजिए, एक आगे वाले से ऐड कर दीजिए। तो 2 + 3 कितना होगा, 5 हो गया। अब 5 + 7 कितना होगा, 12 हो गया। 12 + 6 कितना होगा, 18 हो जाएगा। 18 + 6 कितना होगा, 24, और 24 + 6 कितना होगा, 30, ठीक है। इस तरह संचयी बारंबारता निकाला जाता है। अब यहाँ पर जो आया ना वही आपका n हो जाएगा, तो n = 30 हो गया। हम लोग को n/2 निकालना रहता है, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पर n/2 का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो इसलिए पहले ही n/2 हम लोग निकाल लिए। तो n फिर 30 है, तो n/2 15 हो जाएगा। उसके बाद माध्यक वर्ग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है? माध्यक वर्ग निकालने के लिए आप लोग को देखना होगा कि जो आप लोग का n/2 आया, n/2 से जस्ट उससे ऊपर, मतलब जस्ट उससे बड़ा संख्या क्या है संचयी बारंबारता में ढूंढना आप लोग को। n/2 से जस्ट बड़ा, देखिए ये तो 12 है, n/2 यानी 15 से कम है, ये 15 से बड़ा है, देखिए 18। संचयी बारंबारता में ढूंढना है 15 से बड़ा क्या, 18। तो इसके जो वर्ग अंतराल है वही इसका माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग अंतराल क्या है इसका, 55 to 70, तो यही उसका माध्यक वर्ग हो जाएगा, 55 to 70। अब माध्यक वर्ग से हम लोग ये सब निकालते हैं। एल जो हो जाएगा इसका मिनिमम जो है वही एल हो जाएगा, एल = 55, और एच = क्या हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का अंतर कितना है, तो 15 का अंतर है, तो वो एच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एफ = निकालने के लिए यहाँ पर देखिए हम लोग ये जो माध्यक वर्ग निकाले हैं ना, इसमें बारंबारता क्या है, 6 है, तो वही एफ हो जाएगा, ठीक है। और सी एफ निकालने के लिए एफ के जस्ट आगे वाला को सी एफ लेते हैं, तो सी एफ कितना हो जाएगा, 12। तो ये 12 आप लोग पढ़े होंगे, अदरवाइज नहीं पढ़े होंगे तो मुझे बताइएगा, मैं 1 शॉट वीडियो आप लोग को करवा दूंगा। 1 शॉट में सारा आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सिंपली माध्यिका का फॉर्मूला पुट करना। उसके बाद सब कुछ तो निकाल ही लिए, वो सब पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एल + n/2 - सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, सबका वैल्यू पुट कीजिए, आप लोगों को फाइनल आंसर 62.5 आंसर निकल के आएगा। चलिए सारा क्वेश्चन आप लोग करवा दिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। और वो दोनों नहीं करवाए थे जो आप लोग का खींचना था, एक लाइन था उसमें 5:8 के रेशियो में उसको विभाजित करना था, और एक सर्कल था उसमें 5 सेंटीमीटर का सर्कल था और 60 डिग्री कोण पर आप लोग को वो बनाना था। वो आप लोग बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसका भी आप लोग का हल करवा दूंगा। तो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे बताइएगा तभी नेक्स्ट वीडियो आप लोग को ला पाऊँगा, यदि अच्छा लगा होगा तभी। अदरवाइज मेरे पास भी टाइम नहीं रहता तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। यदि आप लोग बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग कॉपी पर ही बना के दिखाऊँगा, ताकि आप लोग अच्छा समझ में आ सके। चलिए आज के लिए इतना, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।